ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए विमुद्रीकरण पर आधारित विशेष फोन इन कार्यक्रम। आज का विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटल रूपांतरण। श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री डॉक्टर संतोष के मेहरोत्रा, डाक सेवा विभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर आलोक पांडे और भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक श्री बी शंकर। भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटल रूपांतरण के लिए आप सीधे हमारे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 1800113663। तो आपके फोन की प्रतीक्षा करते हुए आरंभ कर रहे हैं आज का ये विशेष फोन इन कार्यक्रम, भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटल रूपांतरण। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एस रंगभाष्यम। नमस्कार। कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ हमारे 3 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। एक सबसे बड़ा ज्वलनशील मुद्दा इन दिनों और खासतौर पे 8 नवंबर के बाद तो इसने जिस तरह से पूरे देश को अपने गिरफ्त में लिया, हर कोई चर्चा कर रहा है, हर कोई ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाह रहा है और ये कार्यक्रम भी इसी दिशा में हम लोग कर रहे हैं कि जो हमारे श्रोता हैं, जो लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जान पाएं कि डिमोनेटाइजेशन या जो नोटबंदी हुई है उसका कितना व्यापक असर पड़ रहा है हमारी अर्थव्यवस्था पर और आगे जो रोड मैप है वो किस तरह से हम लोग देखते हैं, आगे किस तरह से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। हम सब ने देख लिया है 25 दिन का एक बड़ा अंतराल भी हो चुका है, पूरे देश ने देख लिया कि किस तरह का असर रहा, मगर फिर भी शुरुआत के लिए जो हम लोगों ने अलग अलग नामों से इस एक बड़े पॉलिसी डिसीजन को बोला कि सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी एंड व्हाट नॉट, क्या कहेंगे कितना व्यापक ये जो एक नीति जो लाई गई, कितना व्यापक है ये? व्यापक तो है और इसका असर अच्छा ही होगा। कुछ असर इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बेहतरीन होंगे और कुछ वन ऑफ एक बार इफेक्ट्स अच्छे होंगे। एक तो वन ऑफ इफेक्ट्स में टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगी सरकार की, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू खासतौर से इनकम टैक्स, उसके अलावा टेररिस्ट अकाउंट ऑफ इट फंडिंग में तो कमी आ ही चुकी हैगी। मगर इससे ज्यादा गौर देने वाली बात यह है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट, मतलब मैं अर्थव्यवस्था के इफेक्ट पर बात कर रहा हूंगा। एक तो आरबीआई के रिजर्व्स बढ़ेंगे, जो पैसा वापस नहीं आएगा तो उसकी वजह से आरबीआई के रिजर्व्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से संभावना यह है कि वो उस पैसे का इस्तेमाल सरकार या आरबीआई कर सकती है मूलभूत ढांचागत निवेश करने के लिए। दूसरा यह है कि बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ी है। बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ने से ये संभावना बनी है कि बैंक्स ऋण दे सकें उद्योगों को, फार्मर्स को वगैरह वगैरह। हालांकि डिमांड नहीं है बोरोइंग की, मगर उसके बावजूद कम से कम अभी तक तो दिक्कत ये थी कि एनपीएस की वजह से बैंक्स लेंड ही नहीं कर पा रहे थे, मगर अब क्रेडिट के बढ़ने की संभावना तो कम से कम बढ़ी है। तो फायदे तो कई होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और असर इसका व्यापक हो ही चुका है, ये तो हम सब देख ही चुके हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे काफी दिक्कतों को महसूस करना पड़ा है क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर 99% अनरजिस्टर्ड एंटरप्राइजेज होती हैं, कैश इकोनॉमी पे आधारित हैं। 80% हमारे देश के जो मजदूर हैं, जो लोग काम करने वाले हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, तो उनको तो वेतन रोज मिलता है या हफ्ते में एक बार मिलता है। हमारी आपकी तरीके से बैंक अकाउंट में तो जाता नहीं कि महीने में एक बार मिल गया। तो उस सब क्योंकि विमुद्रीकरण हुआ है तो इस वजह से उसका तो असर ऐसे लोगों पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे होना ही था। जी प्रोफेसर मेहरोत्रा, आपने बात की फायदों की कि बहुत फायदे होंगे, कई चीजों में बदलाव आने वाला है। इसी हफ्ते 2 दिन बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी आएगा। क्या उम्मीद रखें कि क्या ब्याज दरों में एक भारी गिरावट आएगी? भारी गिरावट तो नहीं कह सकते क्योंकि बैंक आरबीआई वैसे ही कई एक्शन ले चुका है लिक्विडिटी कम करने का। एक तो कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया और पैसे बैंकों में आते ही चले जा रहे हैं। ताजा खबर ये है कि करीब 8 लाख करोड़ नोट वापस आ चुके हैं, तो लिक्विडिटी तो बढ़ ही रही है। तो और बैंकों ने, एसबीआई ने तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे ही गिराई थी। मुझे बहुत उम्मीद नहीं है कि पहली चीज गिरेगी भी रेट की नहीं, और अगर गिरी तो ज्यादा नहीं गिरेगी, 25 बेसिस पॉइंट्स गिरेगी हद से हद।
जी। डॉक्टर आलोक पांडे, अब अगर आपसे बात करें, आप इंडिया पोस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले की शुरुआत के जो कुछ दिन थे 8 नवंबर के बाद, लोगों को वक्त लग गया समझने में कि क्या हो रहा है, अब क्या रहेगा आगे। हफ्ते 10 दिन बाद लगा कि अब शहरों की जो स्थिति है थोड़ी बहुत संभल गई है, मगर गांवों की तरफ अब फोकस करने की जरूरत है। पोस्ट ऑफिसेज जो हैं हर गांव में हैं, छोटे कस्बों में हैं, तो अब आपके तरफ बहुत उम्मीद की तरफ से देखा जा रहा है कि इंडिया पोस्ट जो है, पोस्टल डिपार्टमेंट किस तरह से मीन्स इट विल पुट इट्स एक्ट टुगेदर, जिससे कि हर छोटे कस्बे में, हर गांव में लोगों को पैसा मिल जाए। जी, देखिए ऐसा होता है कि जो हमारे गांव के भी पोस्ट ऑफिस हैं, उनमें हम जो कैश, जो नकदी हम भिजवाते हैं, वो हम अपने बड़े डाकघरों से भिजवाते हैं। और जो हमारे बड़े डाकघर हैं, वो भी अपनी जो नकदी लेते हैं वो बैंकों के थ्रू लेते हैं। रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक को ये देता है पैसा, और फिर हमारे डाकघरों में, वो बड़े डाकघरों में आता है, और वहां से होते हुए गांव के डाकघरों में जाता है। तो क्या होता है कि जब कभी थोड़ा सा कैश का क्रंच आता है, तो हर लेवल पे थोड़ी थोड़ी सी उसकी क्रंच महसूस होती है। जैसे हमें जो एसबीआई से मिलने वाला कैश होता है, वो हम जितना मांगते हैं उसका रफली 30% ही मिल पाता है। हालांकि हम लोगों ने ये कहा कि यदि ये 30% भी मिल रहा है, तो उस जो कैश आपको मिल रहा है, उसका करीब करीब आप 40% गांव में भेज दें। बिकॉज शहरों में तो फिर भी मतलब बैंकों का काफी एक्सपेंशन है, लेकिन गांव में अभी भी बहुत बड़ा बैंकिंग नेटवर्क नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पोस्ट ऑफिस के बहुत क्लोज होते हैं। तो इसलिए हम लोग बड़ी क्लोजली इस चीज को मॉनिटर करते हैं, कितने हमारे ग्रामीण एरिया में कितने ऐसे डाकघर हैं जहां पे कि पैसा हम लोग ने दिया, कितने लोग आए, और कितने करोड़ का ट्रांजैक्शंस हुआ। ये हम डेली बेसिस पे कंट्रोल रूम पे ये मॉनिटर कर रहे हैं। और हमें आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि जो हमारी फील्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें हम लोगों ने छोटी करेंसी जो है वो गांव में भेजने की ज्यादा कोशिश करी है। 10, 20, 50 के जो नोट्स हैं, वो हम चाहते हैं कि गांव तक ज्यादा पहुंचे, क्योंकि बहुत बड़े ट्रांजैक्शंस वहां पे नहीं है, लेकिन जो छोटे ट्रांजैक्शंस, जो रोजमर्रा के ट्रांजैक्शंस हैं, वो एटलीस्ट होते रहें। तो उसके ऊपर हम लोगों ने काफी कार्य किया है। और शहरों में भी आपने देखा होगा कि कई इनिशियली, जैसा आपने कहा, काफी पोस्ट ऑफिस में भी बहुत लंबी लंबी लाइनें थी, तो धीरे धीरे वो सिचुएशन थोड़ी ईज आउट हो गई है। पर हाँ, अभी भी हम पूरी तरह से जुड़े हुए हैं बैंकों के साथ, मिलकर एक टीम की तरह हम कार्य कर रहे हैं, और हम ग्रामीण क्षेत्रों का विशेष ख्याल रख रहे हैं। जी, आपने बैंकों की बात की। हमारे साथ शंकर साहब हैं, जो कि जनरल मैनेजर हैं एसबीआई में, देश का सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है। बहुत उम्मीदें हैं, मगर कैश की सिचुएशन की अगर हम बात करें, हर किसी के मन में आशंका है कि ना जाने कब ये बोल दिया जाए कि नहीं, कैश खत्म हो गया, अब हफ्ते बाद मिलेगा, या शायद 1 महीने बाद। एक तरह की डर जो है लोगों के मन में है। कैश सिचुएशन आज के डेट में ग्राउंड लेवल पे क्या है? कैश सिचुएशन ग्राउंड लेवल पे ठीक ठाक ही है अभी आज की तारीख में सर। ये 8 तारीख को जैसा उनका अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बाद से हर एक जगह से, हर एक देश के हर कोने में एक्सचेंज और विथड्रॉवल, ये दोनों के वजह से बहुत ज्यादा क्यूज बढ़ गए हैं। लोग जो है ना बहुत बड़ी मात्रा में आने लगे, और सबसे ज्यादा एक्सचेंज के ऊपर लोगों का ध्यान ज्यादा था। अब तो एक्सचेंज बंद हो गया। अभी एक्सचेंज बंद होने के बाद कैश का पोजीशन थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन पेंशनर्स और सैलरी भी होने के कारण ना अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो जरूर आया था। प्रॉब्लम इसलिए आया था कि पहले जो पिछले महीने में सैलरी के दिन में 5,000 जो निकाल रहे थे अपने तनख्वाह के दिन, आज 24,000 जो मैक्सिमम लिमिट है उतना निकालने के लिए तैयार हो गए सभी लोग। इसके कारण 5 गुना ज्यादा कैश विड्रॉवल हो गया हर एक व्यक्ति से, जिसके कारण थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आता ही है। लेकिन आरबीआई से लगातार कैश का उपलब्ध करवाने का स्थिति रही, और कैश के उपलब्धि में कभी चोट नहीं पहुंचा। थोड़ा बहुत एटीएम्स में कम डालना हुआ है, एटीएम्स में नया कैटेगरी उसका कैलिब्रेशन करना पड़ता है। कैलिब्रेशन करके 2000 और 500 का भी नोट एटीएम्स के लिए रखा गया है। जैसे कैश का पोजीशन अभी 15 तारीख से और भी ज्यादा सुधर जाएगा, और सारे एटीएम्स में भी उपलब्ध किया जाएगा। प्रोफेसर मेहरोत्रा, जो हम लोग ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं, कई क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि ये एक टेम्पररी फेज रहेगा, शायद 3 साल 4 साल इसका असर रहे, और 4 साल 5 साल बाद बैक टू स्क्वायर वन, उसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे एक बार जब सब कुछ स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो काला धन इकट्ठा करता है
उसका वो इस्तेमाल थोड़ा बहुत करता है, मगर उसको बड़ी जल्दी स्टॉक ऑफ वेल्थ में कन्वर्ट कर लेता है। यानी कि उसको वो गोल्ड में कन्वर्ट कर लेगा, प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लेगा, डायमंड्स में कन्वर्ट कर लेगा, डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेगा। तो वो ताबड़तोड़ लोगों ने किया 8 नवंबर के बाद। 8 नवंबर की रात को भी किया और उसके बाद भी लोग करते रहे, और उससे पहले भी लोगों ने स्टॉक बना रखा है। तो जो स्टॉक ऑफ वेल्थ ऑफ ब्लैक वेल्थ है उस पे कतई आघात नहीं हुआ है। ये जो डिमोनेटाइजेशन है उस पर आघात कतई नहीं। जो जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, मैं उस पे आ रहा हूँ। स्थिति ये थी, इकोनॉमिस्ट ये एस्टिमेट करते हैं कि पूरे काला धन का जो मात्रा है उसका केवल 6 से 15% कैश के रूप में है। तो आघात सिर्फ इस 6 से 15% पे हो रहा है, उससे ज्यादा पे नहीं हो रहा है, स्टॉक पे नहीं हो रहा है। तो आप तो कह रहे हैं 4-5 साल, मैं तो कह रहा हूं कि 3 महीने के अंदर स्थिति वहीं की वहीं पहुंच जाएगी। क्योंकि ब्लैक मनी जेनरेट कहां से होता है? ब्लैक मनी जेनरेट होता है रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन से, माइनिंग ट्रांजैक्शन से, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी के ट्रांजैक्शंस में, प्राइवेट एजुकेशन में होता है, सरकारी पैसे जो स्कीमों में जाते हैं उनको डाइवर्जन से होता है, और ट्रेड के मिस इनवॉइसिंग से होता है कि जिसको विदेश में पैसा रखना है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की अंडर और ओवर इनवॉइसिंग करके विदेश में रखता है। तो ये जेनरेशन के तरीके हैं। तो इन जेनरेशन जो ब्लैक मनी का जो उत्पत्ति होती है वो इन जरियों से होती है। उस पे तो आघात हो नहीं रहा है, और आघात जो हुआ है वो मैं कह रहा हूं कि 6 से 15% जो ब्लैक मनी जनरेटेड कैश कंपोनेंट है उस पे हो रहा है। तो बल्कि अब तो पहले 1000 और 500 का था, अब 500 और 2000 है, तो 2000 तो और आसानी से, मतलब उसको देखिए, जो स्थिति वहीं पहुंच जाने वाली है, बड़ी जल्दी अब पहुंच सकती है कि अगर हम और कदम नहीं उठाते। अब फिर सवाल उठेगा कि क्या इनकम टैक्स ऑफिसर्स अब टैक्स टेररिज्म करेंगे? तो ये भी एक मुद्दा उठने वाला है। अभी उठना शुरू नहीं हुआ है मगर उठेगा। जी। श्रोताओं, जैसे आप जानते हो ये एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है, इसमें हम आपको शामिल करते हैं। ये कार्यक्रम आप ही के लिए है। इस पे आप अपने जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं और सवाल हैं वो पूछ सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स उसका निदान करेंगे। लेते हैं हमारे पहले कॉलर को। हेलो, नमस्ते जी। हाँ नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन कर रहे हैं? श्रीमान जी, मेरा नाम बालिंदर सिंह है, मैं गाँव गालीपुर दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। बताइएगा क्या पूछना चाहेंगे? श्रीमान जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो डिजिटल ऑनलाइन जो सिस्टम है उसमें ट्रांजैक्शन के हिसाब से पॉपुलेशन में कितने लोग करते हैं? ट्रांजैक्शन एक अलग चीज है, पॉपुलेशन एक अलग चीज है। दूसरी बात ये है कि आप जानना चाहते हैं कि पॉपुलेशन में कितने प्रतिशत लोग ये ट्रांजैक्शन करते हैं इस तरह ऑनलाइन सिस्टम से? जी। और दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन सिस्टम में जैसे हम यूज करते हैं, जैसे ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हैं, कोई चीज मंगाते हैं, तो मेरे ख्याल से 10% ही नेसेसरी सामान हमें ऑनलाइन सिस्टम में मिलता है। 90% हमें ऑनलाइन सिस्टम में अननेसेसरी चीजें मिलती हैं जो उनको हम बहुत ज्यादा जरूरी नहीं समझते। तो अभी तक ऑनलाइन को हम सारा कर देंगे ऐसा सिस्टम मुझे अभी पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा। सर प्लीज इसको हम जो लोग इससे परे हैं, हमें उनकी जरूरत पूरी करनी है, ना कि आप अपनी शहरी लोगों की जरूरत पूरी करें। ठीक है जी। शंकर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आपकी कितने प्रतिशत लोग जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं? इस पे आप कोई आइडिया देना चाहेंगे? इसमें ऑनलाइन खरीदी एक है और कैशलेस ट्रांजैक्शंस एक है, ये दोनों अलग अलग है। ऑनलाइन खरीदी मतलब आप कंप्यूटर में इंटरनेट के द्वारा जो चीज अपने को पता ही नहीं कैसा रहता है उसको देख के समझ के खरीदना, वो अपने घर में डिलीवरी होता है। उसमें कैशलेस ट्रांजैक्शन है ही, वो कार्ड के थ्रू पेमेंट होता है या इंटरनेट बैंकिंग के अपने अकाउंट के थ्रू पेमेंट हो जाता है। अब इसमें तो साहब जैसा बोल रहे हैं वो सही हो सकता है कि हमको जो जरूरत नहीं है वो चीज आ जाए घर में, उसका तो 30 डेज के अंदर वापस भी किया जाता है, वो एक प्रथा है, और कोई बिना कोई क्वेश्चन पूछे वो वापस ले लेते हैं। इससे ज्यादा प्रचलित जो काम है वो है सर ये डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह में देख के हर चीज समझ के सामने से देख के उसको खरीदी कर ले और कार्ड के द्वारा पेमेंट करे, न कैश के द्वारा करे।
कैश के द्वारा न करते हुए कार्ड के उपयोग करके करना है, उसमें जो है ना या मोबाइल बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। ये सामने डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर ही हो सकता है या डिपार्टमेंटल स्टोर जहां भी पॉस मशीन रखा हुआ है। पॉस मशीन मतलब पॉइंट ऑफ सेल है। पॉइंट ऑफ सेल मशीन हर दुकान में उपलब्ध है आज की तारीख में। बहुत सारे बैंक इसमें बहुत पहले से काम चल रहा है इसका। तो ये इस तरीके से अपन पेमेंट करेंगे कैशलेस ट्रांजैक्शंस में, कोई दुविधा नहीं रहेगी। जी जी। डॉक्टर पांडे, अब लगभग एक मजबूरी सी हो गई है लोगों की कि अब कैशलेस की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। पहले धीरे धीरे सरकार बोल रही थी और चल रहे थे धीरे धीरे। अब ये हुआ कि हफ्ते 10 दिन में अब जो गली नुक्कड़ पे जो चाट बेच रहे हैं वो भी एक वो जो ई वॉलेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसके थ्रू पे कीजिए और हमसे सामान खरीदना बंद मत कीजिए, हमसे सामान लीजिए। जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर लिसनर्स कि उन्हें पता लगे कि क्या कुछ विकल्प हैं। हम जब हम बात करते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन की, बगैर माने पैसों के ट्रांजैक्शन करें, क्या कुछ विकल्प लोगों के पास आज की तारीख में मौजूद है? जी देखिए, सबसे जो वाइड स्प्रेड जो मीन्स है, जैसा अभी शंकर साहब ने भी कहा, वो अपना कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शंस है। जैसे क्रेडिट कार्ड या जैसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, आप देखेंगे कि इनका जो प्रचलन है देश भर में करीब करीब बहुत ज्यादा 14 मिलियन रफली ऐसे मशीन्स हैं जो कि एक्सेप्ट करती हैं और इसको बहुत बड़ी संख्या में सरकार बढ़ाने की ओर अग्रसर है। दूसरा, जैसे कि जनधन योजना में आपने देखा कि करीब करीब 20 करोड़ लोगों को जो है डेबिट कार्ड इशू किए गए, तो वो एक बहुत बड़ा तबका जो है कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शंस के फोल्ड में आया। तो एक मेथड तो ये हुआ। दूसरा मेथड जो कैशलेस ट्रांजैक्शंस का है वो है इंटरनेट बैंकिंग। जो लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जो बैंकिंग इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, वो उसके थ्रू कर सकते हैं। फिर एक सेवा जो मोबाइल फोन पे शुरू की गई है, 2 सेवाएं हैं उसमें। एक यूपीआई है जो कि अभी काफी प्रचलित हो रही है, और एक जो कि स्मार्टफोन्स के लिए है यूपीआई मोस्टली, और एक यूएसएसडी बेस्ड सेवा है जो कि आम फोन के लिए है, जिसमें कि कोई स्मार्टफोन ना हो तो आप उसके थ्रू भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है जो कि हम लोग जिसको माइक्रो एटीएम कहते हैं। इसमें आप आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपको कोई कार्ड भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपके पास यदि एक आधार नंबर है और वो बैंक में सीडेड है और आप जाएं तो आप आधार बेस्ड इंटरऑपरेबल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ये गांव में भी ये काफी पॉपुलर है और कई लाख ट्रांजैक्शंस जो है एवरी मंथ फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको मॉनिटर करती है कि कितने आधार बेस्ड ट्रांजैक्शंस गांव में ऑलरेडी हो रहे हैं। और ये बिफोर द डिमोनेटाइजेशन ड्राइव ये चीजें ऑलरेडी काफी आगे थी। लेकिन जैसा आपने कहा कि अभी भी एक बहुत बड़ा हम लोगों को डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि अभी एक ऐसा तबका है कि जो हमेशा से टैक्स ना पे करने के, और अगर आप टैक्स नहीं पे करते हैं तो वही धन आपका काला धन बन जाता है। यदि आप जाएं किसी बाजार में, अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं या फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर खरीदते हैं, तो वो आपको एक कच्ची रसीद देते हैं, आपको एक प्रॉपर रिसीट नहीं देते। और जब आप ये कहते हैं कि नहीं ओके ये 15,000 का है, मुझे कार्ड से पेमेंट करना है, तो वो कहेंगे कि अब आप इसमें 12% या 4%, नहीं वो 2% 4% तो कार्ड का चार्ज है, बट यू नो इवन द वैट हैज नॉट बीन एडेड ऑन टू इट, तो वो अब वो आपके उसमें ऐड करते हैं। तो आपको बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि इन्होंने पूरा दाम मुझे इंक्लूसिव क्यों नहीं बताया। यदि ये इंक्लूसिव दाम बताते और वो मेरे बजट में होता तो मैं खरीदता, यदि नहीं होता तो मैं नहीं खरीदता। परंतु एक बहुत बड़ा एक ऐसी इकोनॉमी चल रही है जिन लोगों ने कभी भी टैक्स नेट से अपने को मतलब उसके पास भी नहीं आए हैं। तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है, नागरिकों की तरह हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जब कभी भी हम कोई भी चीज खरीदें तो हम उसकी पक्की रसीद ही लें और उसका ऊपर टैक्सेस पे करें, बिकॉज फाइनली टैक्सेस कम बैक टू अस, आई मीन इन वन फॉर्म और द अदर। जी जी, लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो हेलो, लगता संपर्क इनसे। हेलो हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताइए। अमित कुमार जी, और क्या पूछना चाहेंगे आप? हम ये सब पूछना चाहते हैं, जो 1000 और 500 के नोट बंद हुए हैं जी, इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? जी जी, शंकर साहब आप बताना चाहेंगे? कह रहे हैं 500 और 1000 के नोट जो बंद हुए हैं, अब क्या होगा? इनका 1000 और 500 नोट
सिस्टम से बाहर चले जाएंगे। अभी जैसे सबके पास 1000 और 500 नोट है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स पाया गया है, इसलिए डिमोनेटाइज किया गया है। डिमोनेटाइजेशन के बाद जो है ना, सारे बैंकों में ये इकट्ठा हो जाते हैं और आरबीआई में वापस चले जाता है और इसको जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है पूरा काउंटिंग वगैरह होने के बाद। जितना बाहर आया है उतना अंदर चले जाएगा, थोड़ा सा कम जाएगा। जो ब्लैक मनी के रूप में फंस गया है वो छोड़ के बाकी सब वापस हो जाएगा आरबीआई में। जी प्रोफेसर मेहरोत्रा, हम सब लोग बात कर रहे हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन के तरफ बढ़ने की, मगर जो एक प्रैक्टिकल बात मैं करना चाहूंगा, जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, उनको भी कई बार कम्बरसम लगता है कि ये क्या प्रोसीजर है, पहले तो कभी किया नहीं तो अब करना पड़ रहा है, तो कोई एक ऐप डाउनलोड करना है, उसके स्टेप्स हैं 10, वो पूरा करके तो फिर एक और आशंका भी रहती है कि कहीं कोई फ्रॉड ना कर ले, कहीं कोई पैसे ना निकल जाए, मैं किसी गलत कोई पिन ना एंटर कर दूं। तो ये तो पढ़े लिखे लोगों के साथ, जो अनपढ़ हैं, क्योंकि हमारे देश में आज भी लाखों लोग हैं जो अनपढ़ हैं, सेमी लिटरेट हैं, तो उन लोगों तक तो कभी शायद हम पहुंचना बहुत ही मुश्किल सा एक चीज लगता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अनपढ़ हैं उनको तो पहले बैंक अकाउंट, क्योंकि जनधन सेवा में खुल गए हैं, तो उनको बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर जब तक वो आदत नहीं पड़ती तब तक हम कैशलेस इकोनॉमी की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। तो पहली चीज तो ये है। मगर जो आपका जो बड़ा सवाल है कि हम कैशलेस ट्रांजैक्शंस की ओर कितना अग्रसर हो पाएंगे, वो दो बातों पर निर्भर है। एक बात तो ये है कि मूलभूत ढांचा कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट का कैसा है, जिसके आधार पे ये कैशलेस ट्रांजैक्शंस काम करते हैं। उसी के आधार पे काम करते हैं। उसके मतलब ठीक है, पंडित जी बता रहे थे कि कुछ ऐसे हैं जिनमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं, मगर अधिकतर के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल आवश्यक है। कम से कम फोन लाइनों की आवश्यकता फोन की आवश्यकता ही है। तो अब जरा सा ये देख लिया जाए कि कितने प्रतिशत हमारे देश की जनता के पास इंटरनेट की एक्सेस है। 30% के पास एक्सेस है। तो 70% के पास एक्सेस आज की तारीख में नहीं है। और उस 30% में काबिले तारीफ बात यह है, मतलब जानने वाली बात यह है कि 70% लोग शहर में हैं। जी समझ गए आप? उस 30%, उस 30 के 70% लोग शहर में हैं। तो जब हमारे बलिंदर सिंह जी बोल रहे थे कि भाई ये कैशलेस ट्रांजैक्शन किस बला को कहते हैं, वो सही कह रहे थे कि वो उनके आसपास अभी वो भटका भी नहीं हैगा। और काफी मुझे लगता है साल लगेंगे इंटरनेट को वहां तक पहुंचने में, पहली चीज, क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी द्वारा इंटरनेट हमारे देश में फैल रहा है। मगर आज की तारीख में केवल 30% लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, तो कई दिक्कतें हैं। तो पहली चीज तो हमारा मूलभूत ढांचा है कि नहीं, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। दूसरी बात है जो सब पे लागू होती है, चाहे ग्रामीण इलाकों पे चाहे शहरी इलाकों पे, वो जो आपने कही कि हमें आस्था और विश्वास है क्या इस पूरी टेक्नोलॉजी पे। सच पूछिए तो सिक्योरिटी को लेकर के ऐसे ट्रांजैक्शंस में अभी भी इतने सवालात हैं कि मुझे डर लगता है। बहुत बढ़िया, ठीक कह रहे हैं। मुझे डर लगता है इस्तेमाल करने में क्या हो। जी, तो अब हर छोटी मोटी दुकान पे अगर पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस हो जाएगा तो मैं तो अपना एटीएम कार्ड तक इस्तेमाल वहां करना नहीं चाहूंगा। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि एन्क्रिप्शन कैसा है। और मैं आपको याद दिला दूं, और शायद शंकर साहब इस बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि 2 महीने पहले मैं एक टेलीविजन प्रोग्राम पे था जिसमें, और आपको याद होगा अखबारों में सुर्खियों पे आ रहा था कि सिक्योरिटी ऑफ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। मैं आपको उदाहरण देता हूं, माफ करिएगा, एक आधा मिनट लूंगा। मैं 2 महीना पहले फीजी में था। एक हिंदुस्तानी सज्जन जो वहां फीजी नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है। उनके पिताजी अलीगढ़ में रहते हैं। उनके अकाउंट से एक दिन उनको पता चला कि 13 लाख रुपए गायब हो गए हैं, और वो ऑनलाइन हैकिंग किसी ने की थी और फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स में पैसा किसी ने खर्च किया था।
अब ये आदमी दुखी और परेशान, तो ये तो हमारे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहा हूँगा, ठीक है, तो ये तो स्थिति है हमारे। अब इसमें आप पॉइंट ऑफ सेल यानी एटीएम का इस्तेमाल और ये जियो मनी और पेटीएम और मोबीक्विक और फलाना और ढिमाका सब कुछ आप उसमें और ऐड कर दे रहे हैं, तो सिक्योरिटी कहां गई हुजूर? मैं तो मतलब मैं तो बहुत घबराया हूं, मैं तो बिल्कुल नहीं मैं तो और इस्तेमाल करना बंद कर दूंगा जब से मैंने ये सुना है। जी जी जी, शंकर साहब आपसे इस पर चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले लेते हैं इस फोन कॉल को। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताइए अपना। हमारा नाम आदित्य कुमार तिवारी है, मैं महमूदाबाद सीतापुर से बोल रहा हूँ। जी जी, तिवारी साहब बताइए, क्या पूछना चाहेंगे? ये बताइए, हम जैसे कोई भी नोट लेते हैं बैंक से 2000 का, ऐसे हमको मिला 2000 का नोट, तो हम दुकान पे गए 2000 का, जैसे हमको सब्जी लेना है, तो हमने सब्जी लिया जैसे 20 रुपए की 10 रुपए की, तो हम 2000 उसको नोट देते हैं, तो वो कहता है पर छुट्टे नहीं है भाई साहब, हम कैसे दे आपको? तो 2000 का नोट जब वो लेता नहीं है तो हमको जो थोड़ा दिक्कत होती है कि हम पहले इसको फुट्टा कराए, फिर हम बिल्कुल बिल्कुल और सामान लें। तिवारी साहब, आपका प्रश्न समझ गए हैं हम। ये सिर्फ आप ही नहीं, पूरा देश इस समस्या से जूझ रहा है। डॉक्टर पांडे क्या कहेंगे आप? ये एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, मगर इसको इससे पार कैसे पाया जाए? जी बिल्कुल नहीं, तिवारी जी ने जैसे बताया वो, और आपने भी जैसा कहा, ये सबके साथ, हम सभी के साथ एक विचित्र किस्म की समस्या ये आ गई कि इसके लिए जो है जो रोजगारी अवेलेबल है वो ही नहीं अवेलेबल है अभी लोगों के पास। तो इसमें कई तरीके के रूप देखे गए। एक तो ये देखा गया कि कई लोगों ने कहा कि ठीक है, आप अभी अपना पैसा जमा कर दीजिए और धीरे धीरे करके इसी में से कटाते रहिए कि आपकी महीने भर की सब्जी जो है वो 2000 रुपए में पूरी हो जाएगी। लेकिन मेरी समस्या केवल सब्जी की नहीं है, मेरी समस्या ये भी है कि वो सब्जी से मैं मतलब उसको खा तो सकता हूँ, लेकिन मुझे अगर कपड़े चाहिए तो मेरे को फिर पैसे तो अलग से चाहिए, दूध चाहिए जी जी, और पान खाना है और एक छोटी सी 10 रुपए की कोई चीज खरीदनी है। तो उस वाली चीजों में बहुत परेशानियां आई, लेकिन लोगों ने अपने मेथड्स भी इवॉल्व किए। एक कई जगहों पे ये मतलब एक्सचेंज बार्टर के फॉर्म में शुरू हुआ, कूपन्स देने लग गए और पर्ची दे दी कि भाई अब आपका इतना रह गया इतना। तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये समस्या थोड़ी हम लोग की अभी एंड ऑफ दिसंबर तक तो मतलब काफी इस फॉर्म में रहने वाली है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे छोटी करेंसी का हमारा जैसे प्रिंटिंग बढ़ती है, और जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट, और अब जैसे 500 के नोट सर्कुलेशन में 100 के आ रहे हैं, जिस तरह से वो धीरे धीरे वो जब अंदर पहुंचेंगे, आप देखेंगे कि हमारा जो एक बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो काम करता है, वो उनके पास 500 रुपए वॉज एक्चुअली द मॉडल क्लास। स्टडीज हैव एक्चुअली शोन कि वो एक 500 रुपए का नोट एक ज्यादा संख्या में पाया जाता था। जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो सब्जी वाले हैं, तो ये 500 का नोट जैसे जैसे सर्कुलेशन में बढ़ेगा, इसकी समस्या मुझे लगता है धीरे धीरे ये सॉल्व। आपने ट्रक ड्राइवर्स की बात की कि उनके पास 500 का नोट है, मैं प्रोफेसर साहब से उस पर कमेंट लूंगा बाद में, बट बिफोर वी टेक द नेक्स्ट कॉल, वेरी क्विक कमेंट, एज ए स्ट्रैटेजी क्या वो ठीक होता कि पहले 500 रुपए के नए नोट निकाले जाते और बाद में मान लीजिए 1 महीने बाद या 40 दिन बाद, 50 दिन बाद 2000 के नोट निकाले जाते, तो एक बहुत अच्छा बैलेंसिंग एक्ट हो जाता और बहुत जल्दी सिचुएशन कंट्रोल में आ जाता? तरीके तो बहुत है जी, और ये एक तरीका अपनाया गया, और कुछ दिन तो टीदिंग प्रॉब्लम्स रहते ही है जी। मोदी साहब ने भी पूछा है कि 50 दिन हमको दे दीजिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, और 50 दिन इंतजार में जो है ना, अगर इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फ्लाईओवर बन रहा है, फ्लाईओवर बनने में 6 महीने लगता है, वो 6 महीने में आजू बाजू में या शहर में हर एक को बहुत तकलीफ होती है, उसके बाद 6 महीने के बाद जो है ना इसका फल मिलता है और आराम रहता है। लेकिन वो 6 महीने जो है ना बहुत ही ज्यादा त्रस्त हो जाते हैं कि ये क्या धूल है, पोल्यूशन है, मेरे को तो तबीयत खराब हो रहा है, गालियां भी देते हैं। बहरहाल मिड पॉइंट पे पहुंच ही चुके हैं, 50 दिन में से 25 दिन हो गया है। और इसमें कैशलेस वाले में एक और छोटा सा चीज है, सब्जी वगैरह के लिए एक जैसा उदाहरण बताता हूँ, बहुत सारे वैलेट्स है, वैलेट्स में स्टेट बैंक बडी जैसा है, स्टेट बैंक बडी
पिछले 10 दिन में 60 लाख लोग इस बड्डी को डाउनलोड किए हैं। स्टेट बैंक बड्डी में हर सब्जी वाले ने, हर सब्जी बेचने वालों के पास स्टेट बैंक बड्डी डाउनलोड किया हुआ है और उसमें ट्रांसफर किया जा रहा है। जैसा पेटीएम है वैसे ही स्टेट बैंक बड्डी है। स्टेट बैंक बड्डी बल्कि बहुत सिक्योर्ड है और हर एक दुकानदार के पास है, छोटे छोटे दुकानदार के पास। तो स्टेट बैंक बड्डी से 10 रुपये भी ट्रांसफर कर सकते हैं, 2000 भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जी। लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो, मैं राजेंद्र निलाद बोल रहा था। मेरा नाम जगदीश चौहान है। जी चौहान साहब, सवाल पूछिए। साहब, जो पैसे कब जमा हो गए, मेरे पास 15 लाख रुपए रखे हैं। हाँ, तो उनको जमा हम कब कर दें? कमाल है, सारा देश जानता है कि 30 दिसंबर से पहले आप जमा कर सकते हैं। जी, इसके अलावा कुछ और जानना चाहेंगे आप? हाँ, और कुछ नहीं जानना चाहिए, यही जानना चाहते। जी 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 जी। चलिए, चौहान साहब का सवाल तो हम लोगों ने ले लिया। प्रोफेसर साहब, जैसे अभी वो जिक्र कर रहे थे कि ट्रक ड्राइवर्स के पास होता है, तो उससे मुझे एक ये बात ध्यान आई कि क्यों होता है उनके पास। कई बार कहते हैं, जो हम लोग मीडिया रिपोर्ट्स में देखते हैं और जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, कि क्या होता है एक्चुअली जब इंडिया में दिल्ली से कलकत्ता के लिए या दिल्ली से चेन्नई के लिए कोई ट्रक लेके निकलता है, तो वो हजारों रुपए लेके चलता है, क्योंकि उसे हर चौराहे पे कुछ ना कुछ देना होता है। तो अभी हम लोग ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के एक मुहिम से और एक इनिशिएटिव से जो ये करप्शन का लेवल है, जो सड़कों में आमतौर पे देखा जाता है, ट्रक ड्राइवर्स से, ट्रकर्स से जो पैसा लिया जाता है, कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट होगा? देखिए, मतलब ये उम्मीद करना कि ट्रक ड्राइवर पेटीएम इस्तेमाल करेगा रिश्वत देने के लिए जी, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ी उम्मीद हो जाएगी। जी। क्योंकि वो तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा। वो तो कहीं ना कहीं अगर ट्रैक कमी होगी लेने में, मैंने अब कहीं करप्शन में कमी आएगी, एक साइकोलॉजिकल। देखिए, मतलब हमें अभी तक तो बैंक और सरकार यही बता रही है ना कि जो अंदर जाएगा वो वापस हमें मिलेगा। मैं यानी कि इसमें सिर्फ 500 और 2000 तो थोड़ी सी समय की ही बात है। बाकी तो वो कैश वापस ही आना है। तो जब तक हमारी आदतें नहीं बदलेंगी, मूलभूत ढंग से आदतें नहीं बदलेंगी, तब तक तो ये हाल वैसे ही रहेगा। जी, लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। सर, मैं मनोहर विश्नोई सांचौर जालोर से बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे या क्या जानना चाहेंगे? सर, किसी ऐप के द्वारा मतलब किसी फ्रॉड ने अपने पैसे लूट लिए, तो क्या वो पैसे सरकार वापस करेगी? नहीं, आप इंटरनेट में ट्रांजैक्शन के दौरान कह रहे हैं कि अगर उस तरह का कोई फ्रॉड हो जाए तो? हाँ सर, इंटरनेट ट्रांजैक्शन के दौरान। जी जी। शंकर साहब, क्या कोई प्रावधान है कि अगर कोई फ्रॉड हो जाता है? इसमें प्रावधान तो क्लियर कट है कि अगर इंटरनेट में कोई फ्रॉड होता है या एटीएम में क्लोनिंग से कुछ हो जाता है, जैसा अक्सर पाया जाता है, तो अगर आपके एटीएम विड्रॉवल में आपके खाते में डेबिट हो जाता है और आपको पैसा नहीं मिलता है और वहां पे एक्सेस कैश पाया जाता है, ये सारे स्थितियों में अगर उसका सबूत सही ढंग से पाया जाता है तो इमीडिएटली बैंक, जो भी बैंक आपका है, वो पहले आपको पैसा वापस करेगी, उसके बाद वो पुलिस का केस करके उनका वसूली का कार्यक्रम चालू कर देगी। इसमें मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा। इसमें क्या है कि आरबीआई के जो गाइडलाइंस हैं वो इस मामले में बड़े ही साफ हैं और उन्होंने ये बोला है कि जो भी हमारे ग्राहक हैं उनको पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी दी जाए कि उनको क्या प्रोसेस फॉलो करनी है। जैसे आपने मान लीजिए एटीएम से पैसा निकालना है तो आप वहां पे गए, आप अपना पिन नंबर सिक्योरली डालें, आप उसको किसी और के साथ शेयर नहीं करें, और उन्होंने कुछ इसके लिए जो प्रोटोकॉल्स बताए हैं वो यदि आप वो स्टेप्स फॉलो करें और सब कुछ आपने उसमें से फॉलो किया है तो ऑब्वियसली कस्टमर की इसके ऊपर लायबिलिटी नहीं। आरबीआई ने कहा है कि ये जो है क्लियरली बैंक्स की लायबिलिटी होगी कि अगर इतना सब किए के बावजूद जैसे बैंक्स के सिस्टम्स हैक हुए या ऐसी कोई चीज हुई जो कि कस्टमर के बियॉन्ड कंट्रोल थी, अगर कस्टमर की अपनी लापरवाही से हुई कोई चीज तो वो उसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात देखिए डिजिटल पेमेंट्स में ये है कि यदि आप मान लीजिए कि आप नकदी लेके चल रहे हैं, आपके पास एक 100 का नोट है और वो 100 का नोट गिर गया,
तो यदि आप उस जगह पे जाते हैं, आप ये निश्चय ही समझिए कि वो आपको वापस नहीं मिलने वाला है। परंतु यदि आपका कार्ड गिर गया है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जो है उस कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। तो आपका पैसा जो आपके हाथ से निकल गया वो एक्चुअली नहीं निकला, बिकॉज आपने उसको ब्लॉक कर दिया। तो एक आपके पास एक सेकेंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन रहती है हमेशा डिजिटल पेमेंट्स में। जी जी। और अगर वही हम जो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और इस तरह के जो प्रिकॉशंस हैं उसकी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उस पर सोच रही है और जो पोस्ट ऑफिसेज हैं, बैंक्स भी, कि जो अगर खुदा ना खासा लॉस भी हो वो कहीं लिमिट हो जाए, कि जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि 13 लाख रुपए निकल गए, वैसे ना निकले और मे भी 50,000 पे रुक जाए, उससे ज्यादा ना निकल सके। इस तरह के कुछ लिमिट्स लगाने की। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए, अभी भी हमारे जो एटीएम ट्रांजैक्शंस हैं उनमें हम लोगों ने लिमिट्स रखी हुई हैं, 25,000 की हैं। इसी के तहत रिजर्व बैंक ने जैसे जनधन अकाउंट्स हैं उनमें कहा है कि 10,000 रुपए से ज्यादा आप महीने में नहीं विड्रॉल कर सकते, बिकॉज जो गरीब आदमी है उसने बड़ी मेहनत से कुछ पैसा कमाया है और अपने बैंक में रखा है, और देश में एक बहुत बड़ी मुहिम चली, उसमें बैंकों से लोगों को जोड़ा गया। तो यदि वो पैसा किसी भी कारण से यदि सिस्टम्स में लुट जाता है या फ्रॉड उसमें होता है तो ये बड़े ही दुख की बात होगी। इसलिए इसमें डेफिनेटली लिमिट्स लगाई गई हैं कि उससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। इंटरनेट बैंकिंग जो लोग करते हैं वो अपने डिफरेंट पार्टीज के लिए डिफरेंट लिमिट लगा सकते हैं। जैसे मैं इनके साथ एक ट्रांजैक्शन करता हूं तो हो सकता है मैं 5,000 की लिमिट लगाऊं, और आपके साथ मैं ट्रांजैक्शन करता हूं मैं 7,000 लगा सकता हूं। तो ये आदमी के अपने ऊपर भी होता है कि उसका किस व्यक्ति से किस प्रकार का लेन देन है और वो कितनी लिमिट्स रखना चाहते हैं। लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका, और कहाँ से फोन कर रहे हैं ये भी बताइए। बहुत देर से प्रोग्राम सुन रहा हूँ। मैं मोहम्मद वक्कार फरीदी जी, हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से बात कर रहा हूँ। जी फरीदी साहब बताइए। सर, नंबर 1 तो मेरा सवाल ये है, जैसे अभी 2000 का नोट और ये 500 के नोट निकाले हैं, तो सर अभी 2000 के नोट तो यहाँ आ चुके हैं, लेकिन 500 के नोट का कुछ अता पता अभी तक नहीं है। जी, और दूसरी बात यह है, 1,000 रुपए का नोट क्या आएगा या वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है? क्यों बंद कर दिया गया है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी चाहिए। जी जी जी, बैंकर साहब हैं हमारे साथ, उनसे ही पूछते हैं। शंकर साहब क्या कहेंगे आप? ये 1,000 और पुराने 500 नोट इसलिए बंद किया गया कि ये शक था कि बहुत सारे काउंटरफिट कॉइन्स हो गया है और ब्लैक मनी बहुत प्रचलित में है, इसको वापस लेने के डिसीजन लिया गया है। अब इसके तहत जो है ना 2000 के नोट इनिशियली बाहर लाए हैं, ताकि क्या है, मुद्रा में जो है बहुत ज्यादा नोट मुद्रण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सबके जरूरतें पूरे कर सकते हैं। ये एक और चीज है, इसके तहत जो है ना कैशलेस ट्रांजैक्शंस को भी बढ़ावा देना है, क्योंकि जहां पे कैश इन्वॉल्वमेंट है वहां पे ब्लैक मनी का भी जनरेशन होने का संभावना रहता है। जैसा टोल टैक्स का बात हो रही थी, हर जगह जो है ना, गांव में हो या शहर में हो, अभी कार्ड का उपयोग बहुत ज्यादा है। सभी जितने भी डीबीटी में खाते खुले हैं सबको कार्ड्स भी दिया गया है, और रुपे कार्ड्स के तहत जो है आप गांव में भी फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, सीड चाहिए, सारी चीजें खरीद सकते हैं और कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। कैश की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। इससे जो है एक और फायदा हो जाता है, स्पेशली गांव के इलाके में जो दलाली का जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाता है। जिस दलाली के तहत जो है ना फार्मर्स, किसान बहुत परेशान हो जाते हैं, वो दलाली खत्म हो जाएगा। सीधा बैंक और किसान के बीच में कोई इंटरमीडिएरी रहने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा स्थिति आ जाती है। जी, अगले कॉलर को लेने से पहले प्रोफेसर साहब आपसे बहुत ब्रीफली जानना चाहेंगे। हम लोग जैसे चर्चा कर रहे थे जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी की, हर कोई जानता है, एक्नॉलेज भी करता है कि हाँ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में मेनली जनरेट होते हैं, और उसमें भी इसीलिए क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन का जो ओवरऑल कॉस्ट है सब कुछ मिला के लगभग 10% के करीब पहुंच जाता है। अगर आपको नहीं लगता कि वो जो परसेंटेज है रजिस्ट्रेशन के कॉस्ट को उसको कम करके 3%, 2% पे लाए तो शायद कम से कम एक बहुत बड़ा तबका ये सोचे कि इतना सब झंझट कर रहे हैं, ब्लैक मनी बनाए, उससे अच्छा है कि मैं सरकार को ही टैक्स दे दूं। कहाँ मैं 10% पहले देता था, अब चले तब करते थे कि लोअर वैल्यू पे प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराया और ऊपर का पैसा आपने कैश में दे दिया। अगर वो परसेंटेज जो है वो 10%, 8%, 7% ना हो कि 2%, 3% हो या 1% हो, तो वो कहेंगे चलो खुशी खुशी सरकार को ही दे देते हैं और हमारा सब कुछ क्लीन हो जाए। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप जी। विदेशों में, उन्नतशील देशों में खास तौर से 1 से 2
प्रतिशत से ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की नहीं होती है। और वहां सारे रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शंस जो हैं, खरीद फरोख्त जो होती है अबव बोर्ड होती है, सारा व्हाइट में पेमेंट होता है। तो मैं तो सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि किस बलबूते पे ये 7 से 8-9% लेना चाहती है, क्यों लेना चाहती है? सिर्फ एक ठप्पा ही तो लगा करके देती है, ठप्पा के अलावा और कुछ नहीं देती। इतना तक नहीं कर पाती हमारी सरकार कि आपको अपने बलबूते पे ये कहे कि आपकी टाइटल फर्म टाइटल है। हमारे देश में फर्म टाइटल नहीं मिलती, सिर्फ एक सर्टिफिकेट है जी, क्योंकि एक सिस्टम होता है जिसे टॉरेंट सिस्टम कहते हैं। वो टॉरेंट सिस्टम हमारे देश में नहीं लागू हुआ है। बहुत सालों से उसकी बात चल रही है, मगर वो लागू नहीं हुआ है। जब तक वो लागू नहीं होता तब तक मतलब मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, मगर टाइटल मेरे हाथ में है नहीं है, मैं मर जाऊंगा मगर मुझे नहीं पता चलेगा। तो 10% ले किस आधार पे रही है, क्यों ले रही है, क्या कर रही है? ठप्पा ही तो लगा रही है। 1% से ज्यादा तो सरकार का वैसे भी कोई हक नहीं बनता। एक दिन जब आएगा जब हमको टाइटल कम से कम कंफर्म हो जाएगी, तब 1-2% ले, तब हम ये उम्मीद करेंगे कि ये ब्लैक और व्हाइट का फर्क ही खत्म हो जाएगा। और ये बहुत जरूरी है। कम से कम केंद्र सरकार बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में तो इसको आज लागू करना चाहे तो कर दे। चलिए लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो जी, अपना नाम बताइए और कहां से फोन कर रहे हैं? जी सर, मोहम्मद सुदेश के शहडोल जिले के ग्राम पतेटिया टोला से राजगंज नापित बात कर रहा हूँ। जी, बताइए क्या बात करना चाहेंगे आप? हमारे एक्सपर्ट से क्या जानना चाहेंगे? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि जैसे इस समय आधुनिक युग में डिजिटल इंडिया चली है, तो डिजिटलाइजेशन में सर ज्यादातर फ्रॉड केस हो रहे हैं। कहीं से फोन आ जाते हैं, पिन कोड पासवर्ड पूछ लेते हैं। इनमें क्या सावधानी रखनी चाहिए सर, ये जानकारी लेना जी। डॉक्टर पांडे, आप इसे जानना चाहेंगे, जो कह रहे हैं कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं और फोन पे खासतौर पे कॉल सेंटर लोग इस तरह से कॉल करते हैं कि हम कॉल सेंटर से बोल रहे हैं और पिन नंबर लेना चाहेंगे या कार्ड का नंबर लेना चाहेंगे, अकाउंट नंबर लेना चाहेंगे जी। तो किस तरह की सावधानियां बरती जाए? देखिए, इसके मामले में काफी बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने पूछा है। हम सबको इसमें बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है। जो हमारा पिन नंबर होता है या जो हमारा पासवर्ड होता है, ये हमारे लिए बिल्कुल ही व्यक्तिगत होता है। और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने और बैंकों की, वो एक बैंकों की संस्था है, और भारत सरकार ने भी इसके बारे में काफी प्रचार किया है कि ये बिल्कुल गोपनीय रखना चाहिए। मैं तो लोगों बैंक से भी कोई नहीं पूछेगा, नहीं, बैंक से इसमें कभी आपको कोई कॉल नहीं आएगा। मेरा तो ये कहना है कि पिन नंबर जो है आप अपने ही परिवार के सदस्यों से भी ना शेयर करें। जब आप उसको अपने डेबिट कार्ड को यूज करें तभी आप वो बिल्कुल आप व्यक्तिगत रखें। 4 डिजिट का नंबर होता है, और उसको ऐसा ना रखें कि कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ या कुछ ऐसी चीज हो जिसको कि लोग गेस कर सकें। ऐसा नंबर रखें जो कि लोग यूजुअली गेस ना कर पाए। तो एक तो वो चीज है। दूसरा, ऐसे कोई भी फ्रॉडस्टर्स, बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया भी कि बहुत सारे ऐसे कॉल्स लोग करते हैं। हमारे कॉल सेंटर्स भी सुरक्षित नहीं है, वहां से भी इस तरीके के कॉल आ सकते हैं। तो मेरी सारे श्रोताओं से गुजारिश है कि इस तरीके का यदि कोई भी कॉल आए तो आप उसको तुरंत काट दें, उसको एंटरटेन बिल्कुल ना करें। और इसके अलावा यदि आपके पास कोई इस तरीके की ईमेल्स आती हैं जिसमें कि वो कहा गया है कि भाई आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दें और हम आपको कुछ पैसा ट्रांसफर कर देंगे, आपकी लॉटरी निकल गई है, इस तरीके की फिशिंग मेल्स हम इनको कहते हैं। और ये जो है, बहुत लोगों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है, बिकॉज ये कभी भी ट्रू नहीं होती। और इसलिए कभी भी अपना जो है पासवर्ड, ईमेल, पिन नंबर, CVV नंबर जो कार्ड के पीछे होता है, ये कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसी के ऊपर लोग फ्रॉड्स करते हैं। तो एक परसेंटेज ऑफ फ्रॉड्स ऐसा है कि जिसमें साइबर हैकिंग वगैरह हो सकती है, पर 1% ऑफ फ्रॉड्स कई बार लोगों की अपनी लापरवाही से भी होता है कि कहीं आपने ऐसा अपना पिन नंबर कहीं पे दीवार पे लिख रखा है या कहीं पे ऐसी जगह पे छोड़ दिया है जहां पे कि आप एक पर्ची में लिख के ले गए और फिर उसके बाद आप ATM में भूल गए और वहां पे उन्होंने कार्ड की क्लोनिंग करी। तो इस तरीके की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक बहुत ही गरीब एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताया, जब मैं उनको ये समझा रहा था कि डेबिट कार्ड कितना जरूरी है इसको सुरक्षित रखना और किस तरह से आप अपना पिन नंबर आप सुरक्षित रखें, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही छोटे से सेंटेंस में कहा कि साहब ये तो नकदी की तरह ही है, तो
तो वो जानते थे कि उनका जो एटीएम का जो पिन नंबर है उसको उनको किस तरह से सहेज के रखना चाहिए। तो मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि उसको भी आप मेमोराइज कर लें, आप उसको याद कर लें और आप उसको कहीं पे लिख के ना रखें। और इसके अलावा आपको उसमें कोई और जब कभी भी आप करें, जब कभी भी आपको पिन डालना हो तो आप एटीएम में थोड़ा सा उसको छुपा के और शर्माए नहीं लोगों को, कि कई बार लोग शर्मी में भी दिखा देते हैं लोगों को। लोग कहते हैं कि भाई ये तो मेरा पड़ोसी है या तो मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा भाई है, तो उनसे क्या छुपाना। लेकिन ये बहुत ही व्यक्तिगत चीज है और ये आपके पैसे से संबंधित है, तो इसको आप गोपनीय बनाए रखें। और इसको मैं आगे बढ़ाते हुए इस माध्यम का उपयोग करते हुए बैंकर होने के नाते कहना चाहता हूं, सभी से विनती करना चाहता हूं कि अपने पासवर्ड किसी को न बताए और कार्ड के पीछे न लिखे। नॉर्मली कार्ड के पीछे लिखा रहता है और वो कार्ड गुम हो जाने के बाद पूरा पैसा निकल जाता है। और दूसरा है कि कोई भी बैंक, इस दुनिया में कोई भी बैंक आपसे ये पासवर्ड के बारे में और आपके व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन कभी पूछेंगे ही नहीं। वो कोई भी पूछेगा तो वो फ्रॉड है। जी, लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन कर रहे हैं? सर हमारा नाम मुस्तकीम खान है जी, जिला प्रतापगढ़। सर लखनऊ में हमने जॉब कर रहा हूँ सर। जी बताइए खान साहब, क्या जानना चाहेंगे एक्सपर्ट से हमारे? तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि जो ये सर 1000 और 500 की नोट बंद किए गए सर, ये बहुत जल्दी से बंद किए गए सर। बंद करने से पहले गवर्नमेंट को हम लोगों के बीच में पैसे भेज देना चाहिए था बैंकों में जी, इसको गुपचुप रखना चाहिए था। इसके बाद ऐलान करता सर तो हम लोगों को कोई परेशानी ना होती सर। जी 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 प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि अब परेशानी से बचने का इस तरह का भी एक जरिया हो सकता था। जी, मतलब हमको बताया जा रहा है कि सीक्रेसी हमें मेंटेन करनी थी, इस वजह से हमने ताबड़तोड़ निश्चय करके एक रात में कर डाला। मगर सच बात तो ये है कि अगर आपको काउंटरफीट और टेररिस्ट फंडिंग पे रोक लगानी थी तो आप एक सीरीज को खत्म कर देते। आप चाहे 500 और 1000 के नोट को सारे को खत्म कर देते, मगर आप धीमे धीमे करते। जी जी, वो हो सकता। ओवरनाइट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, सच पूछिए। और जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कैश पार्ट ऑफ ब्लैक मनी है जी, वो तो बहुत कम है, उसकी मात्रा इतनी कम है क्योंकि उसको अधिकतर लोग स्टॉक में मेंटेन करते हैं। मैंने अगर ब्लैक मनी जनरेट किया है तो मेरा दिमाग खराब है कि मैं उसको लॉकर में रखूंगा या बिस्तर के नीचे रखूंगा। प्रोफेसर साहब फिर भी आप एक बात तो मानेंगे, जो भी अभी माहौल तैयार हुआ है देश में उससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ गया। और जो फेंस सिटर्स होते हैं जो कि काफी अच्छी तादाद में होते हैं कि इधर जाऊं ऑनेस्ट रहूं या डिसऑनेस्ट रहूं, तो वो लोग सब अब ऑनेस्टी की तरफ आ जाएंगे। कम से कम ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आज आ गए हैं, कल रहेंगे कि नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं ये कह रहा हूं, तो इसीलिए मैंने 2 किस्म के फायदे आपको बताए थे। बिल्कुल शुरुआत में मैंने कह दिया, जिसमें ये आपको मौका ही बाद में न मिले। मैंने कहा कि इसमें वन ऑफ बेनिफिट होंगे एक बार, उसके बाद खत्म कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया, अगले साल वही आदमी बैंक में पैसा जमा करेगा कि नहीं और टैक्स देगा कि नहीं भगवान ही जानता है। पहली चीज। और दूसरी चीज, मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट और होने वाला है। जैसे मैंने कहा कि जो रिजर्व्स आरबीआई के बढ़ने वाले हैं उससे फायदा होगा। मगर ये उम्मीद करना कि मतलब हिंदुस्तानी एकदम से बड़ा शरीफ हो जाएगा, ये तो कुछ ज्यादा ही उम्मीद है। जी 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 जी, लेते हैं अगले कॉलर को हम। हेलो जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, नाम बताइए। जी, सबसे पहले सर आपको और जो भी लोग आए हुए हैं उनको मेरा प्यार भरा आदाब। जी आदाब आदाब आदाब। सवाल पूछिए अपना। जी, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं मोहल्ला थाना टीन अंगूरवाली मस्जिद रामपुर से मोहम्मद आदिल खान आपसे बात कर रहा हूँ। जी खान साहब, संक्षिप्त में सवाल पूछिए अपना। जी सर, मैं ये मालूम करना चाह रहा था ये कि जो सर ये 1000 का नोट है, हाँ, ये सर भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई बैंक में सर कब तक आ जाएगा? 1000 का नोट तो अभी शायद छपने की भी प्रक्रिया शायद उसकी शुरू ना हुई हो, तो खैर सीक्रेट होगा ही होगा आरबीआई के पास। मगर अभी फिलहाल तो अगले 2-3 महीनों में तो नहीं है शायद। क्या कहेंगे शंकर साहब? 1000 का अभी तक कोई घोषणा नहीं हुआ और आने का उम्मीद भी नहीं है अभी सर।
जी जी। प्रोफेसर साहब, फिर से उसी बात पे चलें कि जो ब्लैक मनी का जनरेशन है, अगर उसे स्ट्राइक करना हो, कहा जाता है कि टैक्सेशन कम से कम हो तो कंप्लायंस बढ़ता है। चिदम्बरम साहब ने भी 1997 में जो कहते हैं ड्रीम बजट लाए थे, उसमें टैक्सेस को स्लैश किया था और कंप्लायंस बढ़ा। अगले 3-4 सालों में वो देखने को भी मिला। तो आपको नहीं लगता कि अभी भी जो इनकम टैक्स की जो भी दर हैं 20%, 30%, तो लोग उस स्लैब को क्रॉस करने में बड़ा डरते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके कि वो जो 20% में आ रहा है वो कोशिश करता है कि वो 10 में ही रहे, जो 30 में आ रहा है वो कोशिश करता है कि 20 में ही रहे। तो आपको नहीं लगता कि अगर टैक्स रेट्स कम हो तो इस पे काबू किया जा सकता है कुछ ना कुछ? ये एक पुराना सिद्धांत माना जाता है अर्थशास्त्र में, लैफर कर्व कहलाता है कि रेट कम करिएगा तो वसूली ज्यादा हो, कंप्लायंस बढ़ जाएगी। मगर हम उस रेट पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी जी के समय में 97% होता था और पिछले 25 साल में भी इनकम टैक्स रेट इससे कहीं ज्यादा था और अब घट करके 10, 20 और 30% हो गया है। तो ये उम्मीद करना कि अब इससे कम और हो, सबसे बड़ी बात तो अगर टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है तो टैक्स बेस को बढ़ाना है। ये कैसे हो सकता है रंगा साहब कि हमारे देश में 50 करोड़ लोग काम करते हैं और आमदनी उनकी होती है और इनकम टैक्स कितने लोग देते हैं? 2.5 करोड़। तो ये तो मतलब बहुत भयंकर ज्यादती है। ये ज्यादती कब तक चलेगी? तो इसलिए टैक्स के अफसरान जो हैं शरीफ लोगों पे मतलब हावी न हो, इसके बाद खासतौर से विमुद्रीकरण के बाद बहुत जरूरी यह है कि वो अपना टैक्स बेस बढ़ाने की कोशिश करें, जिसमें ये इस एक्शन का बड़ा योगदान हो सकता है अगर इसको हम लागू करते रहें। जी, डॉक्टर पांडे से भी क्विक कमेंट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि इसके अलावा जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें एक बहुत बड़ी उम्मीद के रूप में जीएसटी को देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए डायरेक्ट टैक्सेस तो हम लोग जो हैं, जैसा अभी मल्होत्रा साहब ने भी कहा कि हम लोग वही लोगों का कंप्लायंस हम ले पाते हैं जिनका कि एट सोर्स कटता है, वो जो लोग एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपने जॉब्स में हैं। पर जीएसटी एक ऐसा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो सर्विस टैक्स है, वो हम लोग सब लोगों को पे करना पड़ता है और वो खासकर गरीब व्यक्ति के ऊपर उसका भार बहुत ज्यादा पड़ता है। तो एक जो कंप्लायंस है मुझे लगता है काफी इंप्रूव होगा जब हम एक जीएसटी पे आ जाएंगे। और हमें, जैसा मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी टैक्सेस पे ही नहीं किए। तो यदि हम टैक्स की प्रक्रिया को सरल करेंगे तो ये टैक्स बेस बढ़ेगा। इसमें इस बात मुझे लगता है कि रेट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट टैक्स की प्रक्रिया का सरलीकरण है, उसका डिजिटाइजेशन है और उसका लोगों को ये कॉन्फिडेंस होना कि मैं पेपर वर्क से बच जाऊंगा, मुझे ये नहीं पता कि कितने सारे फॉर्म मुझे ये करने हैं, लेकिन हाँ आप काट लीजिए यदि आप मेरी इनकम से कुछ मतलब ये करना चाहते हैं। और मुझे जो बहुत अच्छी एक उम्मीद की किरण मुझे लगती है वो है कि जो यंगस्टर्स हैं वो इन चीजों में बहुत आगे आ रहे हैं। जी, लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो सर। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्ते सर। जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मैं लालू नाम में बोल रहा हूँ, धनुआ तहसील बड़ा मलेरा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से। जी 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 जी, सवाल पूछिए। मेरे 2 सवाल थे सर। जी। ये मेरा पहला सवाल तो था, जो जनधन अकाउंट खोले गए हैं मोदी जी के द्वारा, तो जो बड़े व्यक्ति हैं और संपन्न व्यक्ति हैं उनके द्वारा आराम से पैसा डाला जा रहा है गरीब व्यक्ति के खातों में। आप देख ही रहे होंगे कि 27,000 करोड़ कुछ रुपए गरीब व्यक्तियों के जमा कर दी गए इतने दिनों में। जी जी जी। क्या चल रहा है इसका कोई पता नहीं चल रहा, गरीब व्यक्ति फंसता जा रहा है इसके चक्कर में। पहला सवाल तो मेरा ये था। ठीक है जी, और जल्दी से दूसरा सवाल भी पूछ लीजिए अगर आप पूछना चाहते हैं तो। चलिए, बहरहाल शंकर साहब क्या कहेंगे? अब किसी के मर्जी के खिलाफ तो कोई डाल नहीं सकता। इसमें एक आदमी अपने खुद के खाते में ही जमा कर सकता है और कोई दूसरा आदमी सपोज आपके खाते में कोई और जमा नहीं कर सकता है। उसके लिए जो है ना आपके सहमति जरूरी रहती है और ये एक नियम हर बैंक में पालन किया गया। तो थर्ड पार्टी कोई और दूसरा खाता में उनके इच्छा के विरुद्ध 1 पैसा का जमा नहीं किया गया। इसका तो मैं बता सकता हूं। जी जी। डॉक्टर पांडे, हम लोग जो शुरुआत में ही बात कर रहे थे कि पोस्ट ऑफिसेज का क्या उम्मीद रखें, अगले कितने महीनों में
एक सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो सकती है और देश के कोने कोने में जो दूर दराज के रिमोट एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, वहां के गांवों में भी पोस्ट ऑफिस सक्रिय हो जाएंगे कैश देने में? देखिए, अभी भी हम लोग जो है करीब अपने जो 1,30,000 हमारे जो डाकघर जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उनके थ्रू हम कैश पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये हमें लगता है कि ये एक टेम्पररी समस्या है, जो कि धीरे धीरे जैसे जैसे नकदी की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, ये चीज पर बड़ा मुद्दा उठाया हमारे जो सहयोगी हैं मल्होत्रा साहब ने, वो ये है कि आने वाले दिनों में देश कितना प्रिपेयर्ड है डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने में। मुझे लगता है उसमें एक पोस्ट ऑफिस बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, जो कि एक फैसिलिटेटर की होती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जैसे उन्होंने खुद कहा कि उनको अभी डर लगता है, उनको अभी एक रेजिस्टेंस है डिजिटल पेमेंट से। तो यदि कोई व्यक्ति आपके लिए ये आपको सिखा दे, आपको एक भरोसा दिला दे कि आप ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा इसके लिए उदाहरण देना चाहूंगा। आपको 1990-91 में याद होगा, जब हमारे देश में जो फोन बूथ्स थे, जब हमारे यहाँ टेलीकॉम रेवोल्यूशन हुआ, तो उस समय हम लोगों ने एक बहुत ही विश्व से बिल्कुल अलग एक प्रक्रिया अपनाई। हमारे यहाँ पीसीओ बूथ्स बने, वो लोगों द्वारा मैन्ड थे, और वो व्यक्ति आपको आपका फोन नंबर मिला के एसटीडी कोड लगा के आपको फोन दे देते थे और आप केवल बात कर लेते थे, क्योंकि एसटीडी कोड किसी व्यक्ति को पता नहीं होता था, वो बहुत लंबी लिस्ट भी होती थी। तो वो जो असिस्टेड मॉडल था वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। धीरे धीरे हमारे देश में लोग ग्रेजुएट कर गए, फिर उन्होंने मोबाइल फोन्स का प्रयोग शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है इसमें पोस्ट ऑफिस की एक बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आप लोगों से जुड़े हुए हैं और वहां पे आप लोगों के, यदि आप ट्रांजैक्शन, जैसे मोबाइल वॉलेट्स की बात हो रही है, तो मोबाइल वॉलेट्स लोग इमीडिएटली नहीं ग्रेजुएट कर पाएंगे, लेकिन यदि उनको कोई सिखाएगा और ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि हाँ, इससे तुम इस तरीके से ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, तो लोग अवश्य उसमें आएंगे। ऐसा हमारा मानना है। और इस वजह से जो इंडिया पोस्ट है वो एक पेमेंट बैंक की स्पेस में भी उतर रहा है, और हमारा पूरा जो फैलाव है वो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो हम लोगों से बहुत दूर दूर तक, नॉर्थ ईस्ट में, लेह में, ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं कि हम इस चीज को बहुत आगे ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि अगले साल में हम इस चीज पे काफी सक्सेस भी प्राप्त करेंगे। शंकर साहब, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि लॉस को लिमिट करने के अगर हम तरीके सोचें कि खुदा ना खास्ता कहीं कोई फ्रॉड हो जाए, तो अगर अपने जो एटीएम कार्ड है, अपने बैंक अकाउंट का या क्रेडिट कार्ड है जिसमें लिमिट 1 लाख है, 2 लाख है, उसे ना इस्तेमाल करना पड़े, क्या कुछ प्रीपेड कार्ड्स हैं अलग अलग डिनोमिनेशन में हो कि 1000 के, 10,000 के हम लेके चले, उसे 10 दुकानों में भी दें तो भी हम निश्चिंत रहेंगे कि इसमें 1000 से ज्यादा का नुकसान मेरा कभी भी नहीं होगा? ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है क्या? बहुत सारे ऑप्शंस कार्ड में हैं। कार्ड्स में जो प्रीपेड कार्ड्स है और जो पॉस मशीन में उपयोग करने वाले डेबिट कार्ड्स हैं और क्रेडिट कार्ड्स हैं। क्रेडिट कार्ड्स में एट ए टाइम जो लिमिट दिया जाता है उसी लिमिट से ऊपर कोई खर्च नहीं कर सकता है। और एटीएम कार्ड में एवरी डे कुछ एटीएम्स में 40,000, कुछ एटीएम्स में 25,000 एक दिन में विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते हैं, जिससे अपना लॉस जो है मिनिमाइज हो जाता है। और प्रीपेड कार्ड्स जो है 50,000 तक का मिलता है। आपको 20,000 का, 10,000 का जो भी चाहिए उतने का ही कार्ड खरीदे और उसमें बार बार अपलोडिंग भी कर सकते हैं। उसमें लोडिंग करवा के 10,000 का लोडिंग करवाएं तो एट ए टाइम आपका लॉस तो 10,000 तक ही सीमित रहेगा, अगर होगा तो। नॉर्मली नहीं होता है डेबिट कार्ड्स में जी और प्रीपेड कार्ड्स में जी। और चलते चलते प्रोफेसर साहब आपसे भी एक क्विक कमेंट ले लेते हैं। हम लोगों ने बाकी सारी तमाम बातें कर दी ब्लैक मनी की, और जो कैशलेस इकोनॉमी की बात है, आप क्या कहेंगे कि अगले कुछ महीनों में और 1 साल में माने इट विल ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स जो कैशलेस ट्रांजैक्शंस है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहरी इलाकों में पढ़े लिखे लोगों के बीच और खासतौर से युवा वर्ग में कैशलेस ट्रांजैक्शंस के बढ़ने की संभावना बहुत है। जी जी। इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करना होगा। आप सब लोग आए और इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 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 भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटल रूपांतरण। अभी आप इस विषय पर सजीव फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे। स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री डॉक्टर संतोष के मेहरोत्रा, डाक सेवा विभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर आलोक पांडे और भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक श्री बी शंकर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एस रंगभाष्यम और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मनोहर सिंह रावत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।